अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो धारी तलवार पे चल रही है, वहीं इस्टेब्लिशमेंट भी दो धारी तलवार पे है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट अपनी पोजिशनिंग कर रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को काउंटर कर रही है। जहां इस्टेब्लिशमेंट अपनी पोजीशनिंग कर रही है, वहीं कुछ अहम स्टेटमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, डीजी आईएसपीआर का स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन हो, पीर पगारा का बयान हो, या ताजिर कम्युनिटी का, बिजनेस कम्युनिटी का ये कहना हो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का डंडा चला है तो मामला हल हुए हैं। वहीं एक और तहलका खेज इंटरव्यू भी सामने आ गया है। मिलिट्री कस्टडी के अंदर 9th ऑफ मई की पादाश में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का जो अपनी वकालत करने वाले, यानी उस मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के अंदर बतौर वकील पेश होने वाले एक वकील का, मियां इशफाक को एक इंटरव्यू सामने आ गया है। और मियां अली इशफाक के बारे में भी सब जानते हैं। उस इंटरव्यू में जो पहला राज मुनकशिफ किया है वो ये है कि कोर कमांडर हाउस, जो 9th ऑफ मई से पहले कैंप हाउस नहीं था, वो अगस्त में, यानी 9th ऑफ मई वाकया गुजर जाने के बाद अगस्त में उसको कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया गया। वो कैंप ऑफिस हो गया। पहले 9th ऑफ मई तक वो कैंप ऑफिस नहीं था। दूसरा अहम राज जिससे उन्होंने पर्दा उठाया है, वो ये कहते हैं कि हसन न्याजी, जो इमरान खान के भांजे हैं, वो भी क्योंकि मिलिट्री कस्टडी में है, और मिलिट्री कस्टडी के अंदर मिलिट्री बैरक में उन्होंने यूनियन बनाने की कोशिश की, यानी वहां पर कोई इत्तेहाद बनाने की कोशिश की, वहां पर रहते हुए लॉबिंग करने की कोशिश की, आपस में जो बैरक के अंदर लोग मौजूद थे उनके साथ मिलकर, जैसे वो होता है ना मूवीज के अंदर जेल ब्रेक वाला मामला, वो करने की कोशिश की। तो इसलिए हसान न्याजी को अलग बैरक में रखा गया है। आई डोंट नो इसके अंदर कयासराई कितनी है, आई डोंट नो इसमें किस हद तक, लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर वो ये कह रहे हैं कि हसान न्याजी जो इमरान खान के भांजे हैं, उनको तमाम तर कैदियों के साथ मिलिट्री बैरक के अंदर नहीं रखा गया, बल्कि यूनियन बनाने के जुर्म में उनको अलग बैरक के अंदर शिफ्ट किया गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कर रहे हैं, जो मिलिट्री ट्रायल के अंदर जो जजेस हैं मिलिट्री कोर्ट के, वो अप्रोचेबल नहीं है। अप्रोचेबल इन अ सेंस कि उनको पैसे नहीं दिए जा सकते, कोई सिफारिश नहीं की जा सकती, अप्रोच करके किसी मुलजिम को इक्विट नहीं कराया जा सकता, यानी जायज़ और नाजायज़ फेवर वहाँ से नहीं मिल सकती, और वो उसका तकाबली जायज़ा जो सिविल कोर्ट्स हैं उससे कर रहे हैं कि जो बाहर सिविलियन कोर्ट्स हैं, वहाँ में जजेस अप्रोचेबल होते हैं, वहाँ जजेस रिश्वत लेते हैं, अंडर द टेबल मामलात हो जाते हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट के अंदर अंडर द टेबल मामलात को चलाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब इस इंटरव्यू से ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अंदाज़ा हो जाता है, और ज़ाहिर है इसकी प्रोपगेशन में फ़ायदा किसको है, इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाता है। बहरकैफ़ ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने एज़ इट इज़ आपके सामने रख दी है, जो इंटरव्यू में मुनकशफ हुए हैं। कोर कमांडर हाउस का मामला भी, हसान न्याज़ी का मामला भी, मिलिट्री कस्टडी के अंदर मौजूद जो जजेस हैं, यानी जो ट्रायल कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, जो जज हैं, ज़ाहिर है जो जज होते हैं, वो हाज़िर सर्विस फ़ौजी अफ़सरान होते हैं। वो जो इस केस को सुनते हैं और जजमेंट देते हैं, वो सिविलियन जजेस नहीं होते, बल्कि हाजिर सर्विस फौजी अफसरान होते हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट का जज मुकर्रर किया जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ एक वीडियो है, वो तकरीबन 3 मिनट से जायद की, 3 मिनट और कुछ सेकंड्स की जो वीडियो है, वो चीफ मिनिस्टर केपी की है, चीफ मिनिस्टर केपी की अली मीन गंडापुर की। और अभी कुछ ही देर पहले वो वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, और उस वीडियो को आप तमाम तर चैनल्स के ऊपर देखेंगे, उसके ऊपर पैकेजेस भी बनेंगे। उसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक मजमे से खिताब कर रहे हैं, और उस मजमे से जब वो खिताब करते हैं तो जो उनकी बिगिनिंग है तकरीर की, उसमें वो एक वजीर मौसूफ को, और वजीर दिफा है, ज़ाहिर डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उनको क्रिटिसाइज जिस अंदाज में करते हैं, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। मेरा ख्याल है कि वो काबिल मुजम्मत है। इस तरह का किसी की ज़ात के ऊपर हमला ज़ाती हद तक अटैक नहीं होना चाहिए। उसमें वो ये कह रहे हैं कि ओ ख्वाजा आसिफ, जब तुम चलते हो तो तुम्हारी कमर लचकती है, और लचकी लचकी कह के पुकार रहे हैं, और वो कहने की कोशिश, और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी चाल से तो लगता है तुम मर्द ही नहीं हो। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि हमारी सियासत अब इस डोमेन के अंदर दाखिल हो गई है। वैसे तो अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो पिछले दिनों लीक हुई थी या रिलीज हुई थी। उस ऑडियो में मेहर शराफत साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनसे गुफ्तगू करते हुए जिस गंदी जबान का, जिस लबो लहजे का इस्तेमाल अली अमीन गंडापुर साहब ने किया था, उससे ये झलक किया था कि गंडापुर साहब अंदर से कितनी गलाजत जो है वो बक रहे हैं, वो कहाँ से आ रही है। उसमें उन्होंने वो जो माँ बहन की गालियाँ
मेयर शराफत को और इमरान रियाज खान साहब को दी, वो भी जस्टिफाइड नहीं थी। खैर उसको रिलीज कर दिया गया किसी खास परसेप्शन मकसद के तहत। लेकिन यहाँ पर भी गंडापुर साहब ने जो गुफ्तगू की है, एक वजीर है, आपका सियासी इख्तलाफ हो सकता है, पॉलिसीज पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप उसकी ज़ात पे जिस अंदाज में हमला कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं तुम अपने बच्चे को उतारो, आई मीन दिस इज कंडेम्ड। ये सिर्फ काबिल मुजम्मत नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है किसी भी सूरत। और जाहिर है कि अगर ऐसा ही होने लगेगा ना, वो कहते हैं कि इतनी ना बड़ा बाकी ये दामा की हकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख, फिर आप खड़े होके किस तरीके से मुस्लिम बन सकते हैं, रिफॉर्मर बन सकते हैं। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस है, आपको ये गुफ्तगू, ये लबो लहजा जेब नहीं देता कि आओ वो लचकी कह के बुलाए आपके, वो मर्द ही नहीं है, फला ऐसा ऐसा। ये कम से कम सियासत के अंदर इस तरह का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद गड्डापुर साहब, हम पूछते हैं गोली क्यों चलाई, किसने चलाई, कैसे चलाई, उसके ऊपर अब आते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि फौजी जवानों को, रेंजर्स के जवानों को, पंजाब के जवानों को ललकारते हैं, फौज को ललकारते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हैं अपनी इस तकरीर के अंदर। अच्छा, ये करने के बाद, ललकारने के बाद फिर वो एक धमकी दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब की बार अगर ऐसा हुआ तो अब की बार फिर हम खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। अब ये नहीं करेंगे, बल्कि फिर वहां पे खून खराबा होगा। अच्छा अच्छा, ये बात जब वो कर रहे हैं तो उनके सामने कौन है, उनका मुखातिब कौन है? उनके जो पश्तून भाई है वो है। और पश्तून आपको पता है बड़े गैरतमंद होते हैं और जोश और जज्बे में भी किसी से कम नहीं होते पश्तून। उनको कह के आप उनके जज्बात को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप जज्बात को उभार के आप ले तो आते हैं डी चौक में, उसके बाद आप इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप के वहां से पीठ दिखा के वापस चले जाते हैं। यानी आप ना सिर्फ अकेले आप जाते हैं, बल्कि बुशरा बीबी को भी आप गाड़ी में बिठाते हैं और वहां से एक महफूज रास्ते से आप मानसेरा पहुंच जाते हैं। मानसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर पेशावर चले जाते हैं। हमेशा आप ऐसे ही करते हैं। यानी उन सादा लौ पश्तूनों को आप बेवकूफ क्यों बनाते हैं? फिर आप इस तरह की तकरीरें क्यों करते हैं? आप ऐसा काम क्यों करते हैं जिसका बोझ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? और जब आप ये बात कर रहे हैं, वो कहते हैं माइक जब आपके सामने होता है ना, तो बीइंग पब्लिक स्पीकर, मैं ये बात वसूख से कह सकता हूं कि माइक पे क्या बोलना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। माइक पे क्या नहीं बोलना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा ख्याल है कि गड्डापुर साहब जो बोल रहे हैं उन्हें शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि वो लोग जो सुन रहे हैं इनको जरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि ये आपको उभार के, आपके जज्बात से खेल के आपको ले आते हैं, आपके बच्चों को बर्बाद देते हैं और खुद वहां से बिल्कुल एक खराश भी नहीं आती है जरा सी और निकल जाते हैं महफूज रास्ते से। तो ये मामलात हैं। बार-कैफ मुझे मेरी जंग ये नहीं है कि काउंटर नैरेटिव क्या है, नैरेटिव क्या है, पोज़ीशनिंग किस तरीके से हो रही है, लेकिन कम से कम जो हक़ाइक़ हैं, उनको हक़ाइक़ के ही बनाकर पेश किया जाना चाहिए, मसख़ नहीं होना चाहिए। एंड आई एम श्योर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत से लोग गंडापुर साहब की इस तकरीर की मज़म्मत भी करेंगे, कंडेम्नेबल भी कहेंगे और जिस रविश पे चल निकले हैं, यकीनन उसको भी अनजस्टिफाइड ही कहेंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।